तो फिल्म की शुरुआत एक खाली घर से होती है जिसमें पहले से ही एक एंटिटी रहती है जिसकी नजर से हम इस घर को देख पा रहे हैं। घर देखने के बाद एंटिटी ऊपर जाकर एक कबर्ड में चली जाती है और जब एक फैमिली ये घर विजिट करने आते हैं तो वो उतरकर नीचे आ जाती है। असल में रेबिका नाम की एक लेडी अपनी फैमिली के साथ इस घर को देखने के लिए आई थी और उसे ये घर पसंद भी आ गया था। उसके बजट से बाहर होने के बावजूद वो इस घर को खरीदने का फैसला कर लेती है क्योंकि ये घर उसके बेटे टाइलर के स्कूल के बहुत करीब है। वो एक प्रोफेशनल स्विमर है। रेबिका चाहती है कि वो नेशनल लेवल पे प्ले करे और ऐसे में उसकी ट्रेनिंग में कोई भी रुकावट नहीं बननी चाहिए। हालांकि रेबिका का हस्बैंड रेबिका के इस फैसले से खुश नहीं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी बेटी क्लोई इस बड़े चेंज के लिए अभी तैयार नहीं। रिसेंटली ही उसकी एक दोस्त की डेथ हुई थी जिसके सदमे से वो अभी तक अपने आप को बाहर निकाल नहीं पाई थी, लेकिन रेबिका को अपनी बेटी क्लोई का बिल्कुल ख्याल नहीं था। इस घर को देखते हुए रेबिका और रेबिका के हस्बैंड ये बातें कर रहे थे और एंटिटी उनकी बातें सुन लेती है। जैसे ही एंटिटी को पता चलता है कि रेबिका एक सदमे से गुजर रही है तो वो रेबिका को फॉलो करने लग जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ रेबिका एक शीशे के पास आई थी जो शीशा यानी मिरर करीबन 100 साल पुराना था और ये बात उसे घर के ऑनर ने बताई थी। क्लोई इस घर को विजिट करने के लिए एक कमरे में चली जाती है जहां उसे फील होता है कि कबर्ड से जैसे कोई उसे देख रहा है। खैर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि इस घर में पेंटिंग का काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर काम करने वाले काफी सारी लेबर भाग चुकी है क्योंकि उन्हें लगता है कि इस बिल्डिंग में किसी की प्रेजेंस है, किसी एंटिटी की प्रेजेंस है। फिर थोड़े दिन बाद दिखाया जाता है कि रेबिका की फैमिली इस घर में शिफ्ट हो भी गई है। रेबिका किसी से फोन पे बात कर रही थी और हमें पता चला कि रेबिका ने इस घर को बिल पे करने के लिए अपनी ही कंपनी में फ्रॉड कर दिया था और इस चीज का उसे दुख भी नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि अपने प्यारों के लिए कुछ भी कर गुजरना ठीक है। यहाँ पर हमें क्लोई को दिखाया जाता है जिसके पास कोई भी नहीं था। वो अकेले ही रो रही थी और रोते रोते वो सो गई। जैसे ही उसकी आंख लगी तो उसे अपने करीब किसी के होने का एहसास हुआ। वो फौरन बेड से उठ खड़ी हुई और कबर्ड की तरफ जाने लगी। उसने बोला, नादिया क्या ये तुम हो? उसे लग रहा था कि ये उसकी फ्रेंड की सोल है जो उसके साथ रहने आ गई है, लेकिन वो एंटिटी कुछ नहीं बोलती। अगले दिन दिखाया जाता है कि नादिया ने पढ़ते हुए अपनी बुक्स को पूरे बेड पे फैलाया हुआ था और फिर वो उठकर नहाने चली गई। पीछे से सोल उसके रूम में आई और उसने क्लोई और उसकी फ्रेंड नादिया की पिक्चर देखी, जिसके बाद उसने कमरे में फैले हुए सारे सामान को समेट कर जगह पे रख दिया। क्लोई जब बाहर आई तो डर से उसकी चीख निकल गई। ये सब कैसे हो गया था? फिर उसे समझ आया कि ये पक्का नादिया ही है जो उसकी मदद कर रही है। अब उसने इस सोल से डरना बंद कर दिया था। उसकी चीख सुनते ही उसके डैड भी आ गए थे कमरे में। वो उसे पूछते हैं क्या हुआ, तो क्लोई झूठ बोल देती है कि मैंने एक चूहा देख लिया था। असल में वो अपने डैड को नहीं बताना चाहती थी कि यहाँ पे उसकी फ्रेंड की सोल है। अब क्लोई के डैड नीचे जाकर रेबिका से क्लोई की कंडीशन डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि क्लोई ठीक नहीं, क्लोई की फ्रेंड ड्रग की ओवरडोज की वजह से मारी गई है और ऐसे ही अब एक और लड़की का भी शहर में मर्डर हो गया है। हमें क्लोई का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन रेबिका को तो जैसे अपनी बेटी का कोई ख्याल ही नहीं था। वो अपने हस्बैंड से भी कह देती है, मुझे लगता है कि आप ज्यादा सोच रही हैं। इतने में ही इनका बेटा टाइलर अब घर आ जाता है जो अपने साथ अपने दोस्त रायन को भी लेकर आया था। वो रायन को अपनी फैमिली से और क्लोई से भी मिलवाता है और रायन को क्लोई पहली ही नजर में अच्छी लग जाती है, लेकिन टाइलर उससे धमकी देता है कि मेरी बहन से दोस्ती करने की जरूरत नहीं। रात में हम देखते हैं कि रेबिका और उसका हस्बैंड दोबारा क्लोई के बारे में बात कर रहे थे। क्लोई के डैड को लगता था कि क्लोई को थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए, लेकिन रेबिका अभी भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्लोई को सिर्फ टाइम की जरूरत है। ये सुनकर उसके हस्बैंड भी उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ये मत भूलो कि टाइलर के साथ साथ क्लोई भी तुम्हारी ही बेटी है। खैर अब अगला दिन हो जाता है और क्लोई जब अकेली घर पे थी तो रायन यानी टेलर का फ्रेंड टेलर से मिलने के लिए आ जाता है। क्लोई उसे ड्रिंक ऑफर करती है और अपने कमरे में इन्वाइट करती है, लेकिन रायन उसके कमरे में जाने से मना कर देता है और बताता है कि टाइलर ने उसे उसके कमरे में जाने से मना किया है। लेकिन ये बात कहने के बाद फिर वो खुद ही क्लोई के रूम में चला भी आता है। ये दोनों यहाँ पर ड्रग्स लेते हैं और क्लोई अपना दुख रायन से शेयर करती है कि अपनी फ्रेंड की मौत के बाद वो बहुत ज्यादा अकेला अकेला फील करते हैं। रायन भी क्यूरियस होकर उसकी बातें सुनने लगता है और बताता है कि मेरी कभी अपने की डेथ नहीं हुई, मुझे नहीं पता कि किसी के मरने पे कैसा लगता है, जरा बताओ तो सही, जब कोई मर जाए तो कैसा फील होता है। क्लोई को तो अपना दुख सुनाने वाला कोई चाहिए था। वो भी अपना दुख सुनाने लगी और दुख सुनाते सुनाते ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। यहाँ पर रायन ने भी अपना गम शेयर किया था कि उसके घर में किसी को भी उसकी परवाह नहीं थी, यहाँ तक कि उसकी मॉम भी उसे प्यार नहीं करती थी। वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक थी। इससे पहले कि ये लोग ज्यादा करीब आ जाते, यहाँ पर मौजूद एंटिटी को इनका करीब आना अच्छा नहीं लगता और वो यहाँ पर कबर्ड ही तोड़ देती है, जिससे डर कर ये लोग उड़ जाते हैं। रायन को लगा कि कबर्ड का कोई पेज ढीला होगा जिसकी वजह से कबर्ड टूट कर गिर गई, लेकिन क्लोई को पता था कि ये वो सोल कर रही है। वो जैसे ही कबर्ड के करीब गई तो उसे अपने मुंह पे एक हवा का तेज झोंका फील हुआ, जिससे वो डर गई और वो समझ गई
कि ये नादिया ही है जो उसे रायन से दूर रहने को कह रही है। अब यहाँ पे क्योंकि काफी सारी चीजें गलत हो रही थी तो फाइनली क्लोई ने अपनी फैमिली को बताने का फैसला कर ही लिया। वो डिनर टेबल पर सबसे पूछती है, क्या आप लोगों को कुछ फील हुआ कि जैसे इस घर में कोई और एंटिटी हो, किसी और चीज की प्रेजेंस हो? कभी आप लोगों को ऐसा लगा कि हमारे अलावा कोई और भी यहाँ रहता है जो हमें नजर नहीं आता? उसकी बातें सुनकर उसका भाई टाइलर उसे पागल समझने लगा था। उससे कहता है, तुम्हारी फ्रेंड की मौत ने तुम्हारे दिमाग पे गहरा असर छोड़ा है, कैसी बातें करती हो तुम? उसकी बातें सुनकर क्लोई रोने लग जाती है और क्लोई के डैड उसे डांट देते हैं। टाइलर गुस्से में उठकर यहाँ से चला जाता है और उसकी मॉम भी, जिसके बाद अपने डैड के कहने पर टाइलर क्लोई से माफी भी मांगने जाता है, लेकिन क्लोई गुस्से में थी। वो डांट कर टाइलर को कमरे से बाहर निकाल देती है। जिस चीज की शिकायत वो दोबारा अपने डैड से करने के लिए चाहता है और डैड उसे समझाते हैं कि क्लोई सदमे में है और तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जैसे टाइलर को तो किसी चीज की फिक्र ही नहीं थी, वो अपनी मॉम को बड़े मजे से अपने गंदे कामों के बारे में भी बता रहा था कि किस तरह उसने एक लड़की के साथ प्रैंक किया और उसकी प्राइवेट फोटोज लीक कर दी। उसकी मॉम भी यहाँ उसे डांटने के बजाय उसे कुछ नहीं कहती, लेकिन जो प्रेजेंस, जो सोल यहाँ पे थी, उसे ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो सजा के तौर पर टाइलर के रूम में जाकर सारी चीजें तोड़ फोड़ करने लगती है। उसके जीते हुए मेडल्स, मग, सब कुछ गिरा देती है। सबसे पहले क्लोई ये सारी आवाजें सुन के रूम में आती है और फिर बाकी लोग भी। ये सारा देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक रह गए थे। सब लोग डर गए थे। वो डर कर घर से बाहर निकल आते हैं और क्लोई भी बाहर निकल आती है। क्लोई सबको बताती है कि ये कोई नहीं, मेरी फ्रेंड नादिया ही है जो मेरे साथ रहने के लिए यहाँ आ गई है। आप लोग उससे नहीं डरे। लेकिन टाइलर और उसकी मॉम अब घर के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं थे। खैर, उन्होंने इस बात पे तो बिलीव कर लिया था कि क्लोई सच बोल रही थी। इस घर में सच में एक एंटिटी थी। अब क्लोई की दूसरी बात मानकर ये लोग अंदर जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्लोई का साथ उसके डैड देते हैं और क्लोई के साथ सबको मनाकर घर के अंदर ले आते हैं। घर आने के बाद रेबिका का हस्बैंड उस लेडी को कॉल करता है जिसके थ्रू उन्होंने ये घर खरीदा था। वो उससे पूछता है कि अगर यहाँ पर कोई एंटिटी थी तो आपने हमें ये घर क्यों दिया? जिसपे वो औरत बताती है कि पहले यहाँ पर कोई एंटिटी नहीं थी और अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई एंटिटी है तो मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को भेज देती हूँ। वो एक साइकिक है और ऐसे मसलों से लोगों को आजाद करवाती है। रेबिका का हस्बैंड ये बात मान जाता है। अगले दिन दोपहर में वो साइकिक घर भी आ गई थी। घर में आते ही उसे अपने मुंह पे हवा का झोंका फील हुआ, जिससे वो जान गई कि वाकई ये घर हॉन्टेड है और यहाँ पर कोई एंटिटी की प्रेजेंस है। घर के अंदर आते ही थोड़ी सी चीजों को नोट करने के बाद वो सब लोगों को बताती है कि यहाँ पर एक एंटिटी की प्रेजेंस है और वो प्रेजेंस क्लोई की तरह ही सफर कर रही है। जिस तरह क्लोई की फ्रेंड की मौत के बाद क्लोई को स्ट्रेस है, ऐसे ही वो एंटिटी भी किसी स्ट्रेस में है। ये सुनकर सब लोग ही हैरान हो गए थे क्योंकि इन लोगों ने क्लोई के बारे में इस साइकी को नहीं बताया था। सही साइकी ये भी बताती है कि उस प्रेजेंस को सिर्फ क्लोई ही फील कर सकती है क्योंकि क्लोई के ट्रॉमा की वजह से क्लोई बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई है और उसके लिए 4th डायमेंशन का दरवाजा खुल गया है, जिसके दूसरे पार से सोल्स और दूसरी दुनिया की चीजें उसको अपना मैसेज दे सकती हैं, उसे अपनी प्रेजेंस फील करवा सकती हैं, जिन्हें आम इंसान फील नहीं कर सकते। वो बताती है कि वो भी जब ऐसे ही किसी ड्रामा से गुजरी थी तभी 4th डायमेंशन का दरवाजा उसके लिए भी खुला था और उसने कोशिश करके इस दरवाजे को हमेशा खोल के रखा है ताकि वो इसके जरिए दूसरों की मदद कर पाए। अब क्लोई साइकी से सवाल करते हैं, क्या ये मेरी फ्रेंड नादिया है? जिस पर वो साइकी बताती है, नहीं, मैं नहीं जानती ये कौन है और मैं ये बता भी नहीं सकती क्योंकि इस सोल को खुद भी नहीं पता कि वो कौन है। वो बस एक गलत डायमेंशन में, गलत टाइमलाइन में आकर फंस गई है और उसे यहाँ से जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। साइकी बताती है कि 4th डायमेंशन के अंदर टाइम्स अजीब तरह से बिहेव करते हैं। पास्ट और फ्यूचर एक ही टाइम में कम हो रहा होता है। ऐसे में अक्सर सोल्स कंफ्यूज होकर दूसरी टाइमलाइंस पे चली जाती हैं। पीछे जो बहुत ज्यादा ओल्ड मिरर था, साइकी ने उस मिरर को देखा और टच किया। उसने बताया कि ओल्ड मिरर्स अक्सर हमारा कांटेक्ट स्पिरिट से करवा देते हैं। उसने इस मिरर पे लिख के कुछ एंटिटी से सवाल भी पूछने की कोशिश की, लेकिन अजीब तरीके से घर में ब्लू लाइट पैदा हो गई और उसको भी बॉडी में जोर का झटका लगा, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई और फिर वो यहाँ से चली गई। खैर, अब काफी दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि उस प्रेजेंस ने इस फैमिली को तंग करना छोड़ दिया था। यहाँ तक कि जब क्लोई रायन के करीब भी आने लगी तो उसने क्लोई को रोका नहीं, बल्कि ये सब ना देखने के लिए वो खुद क्लोजेट में जाकर छुप गई। क्लोई फ्री होकर जब नहाने गई तो उस एंटिटी ने देखा कि रायन उसके जूस में कुछ ड्रग्स मिला रहा था। क्लोई को ये ड्रग्स पीने से रोकने के लिए वो टेबल हिला हिलाकर जूस ही गिरा देता है। क्लोई को ये ज्यादा अजीब फील नहीं हुआ था। उसने यहाँ से सारी चीजें साफ कर दी। क्लोई को अब वो प्रेजेंस भी फील नहीं हो रही थी क्योंकि वो प्रेजेंस क्लोई को तभी फील होती थी जब वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल हो जाती थी। लेकिन रायन के साथ फ्रेंडशिप के बाद क्लोई की मेंटल हेल्थ काफी अच्छी हो गई थी और इस तरह उसका खुला हुआ 4th डायमेंशन का दरवाजा बंद होने लगा था
और वो अब ऐसी सोल्स और एंटिटीज को फील नहीं कर पा रही थी। यहीं पर क्लोई और रायन बातें करते हैं। क्लोई बताती है कि फ्राइडे को मॉम डैड घर पर नहीं होंगे, तुम आ जाना। रायन भी उसकी बात मान लेता है, हालांकि वो जानते थे कि टाइलर उस दिन घर पे होगा। यहाँ इसी दिन दिखाया जाता है कि वो साइकी रेबिका के हस्बैंड से मिलने के लिए आई। उसने बताया कि वो एंटिटी जो इस घर में है उसका रिलेशन पास्ट से नहीं है बल्कि फ्यूचर से है। वो फ्यूचर में होने वाली किसी चीज को रोकने के लिए आई है जिसका ताल्लुक विंडो से है। लेकिन रेबिका का हस्बैंड उसकी कोई बात नहीं समझ पा रहा था, और क्योंकि रेबिका ने साइकी को अब अपने घर में आने से मना किया था तो वो उसे यहाँ से चले जाने को कह देता है। रात में दिखाया जाता है कि वो प्रेजेंस तड़प रही थी, उसे क्लोई को कुछ अर्जेंट बताना हो जैसे। वो क्लोई से बात करने के लिए, उसे जताने के लिए टच करने की कोशिश करती है, लेकिन दिखाया जाता है कि कोई इनविजिबल वॉल उसे रोक रही है ऐसा करने से। क्योंकि क्लोई अपने मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकल चुकी थी, तो इसलिए ये सोल ना तो उसे अपनी प्रेजेंस फील करवा सकती थी और ना ही इससे कोई बात कर सकती थी। खैर फ्राइडे का दिन भी आ जाता है और रायन अब टाइलर के घर आ चुका था। वो सबसे पहले टाइलर से मिलता है और फिर फौरन ही किचन में चला जाता है। 2 जूस के गिलास लेता है और दोनों में ही ड्रग्स मिला देता है, जिसमें से एक जूस का गिलास उसने टाइलर को दे दिया, जिसे पीते ही चंद ही मिनटों में टाइलर सो गया। और फिर दूसरा गिलास लेकर वो क्लोई के रूम में चला गया। रूम में आते ही इस मर्तबा क्लोई को कुछ बुरा एहसास हुआ था। उसने घबराकर पूछा, टाइलर कहाँ है? रायन ने कहा, फिक्र मत करो, मैं उसे सुला आया हूँ। ये सुनकर वो समझ गई कि जरूर रायन ने टाइलर को ड्रग्स दी होंगी। उसे सुनकर अच्छा नहीं लगा। उसने रायन से फौरन कमरे से बाहर जाने को कहा, क्योंकि आज उसका रायन के करीब जाने को दिल भी नहीं था। रायन ने उसे रिलैक्स किया और अपने हाथ में पकड़ा हुआ जूस का गिलास जिसमें उसने पहले से ही ड्रग्स मिलाई हुई थी, वो क्लोई को पिलाने की कोशिश की। अब एंटिटी ये सब होता देख रही थी। वो नहीं चाहती थी कि क्लोई वो जूस पिए, लेकिन क्योंकि वो इंसानों को टच नहीं कर सकती तो इस मर्तबा वो गिलास भी नहीं गिरा पाई और क्लोई ने वो जूस पी लिया। ये जूस पीते ही वो बेहोश हो जाती है और तब जाकर हमें रायन की असली शक्ल नजर आती है। वो एक घिनौना इंसान था जिसे लड़कियों को मारने में मजा आता था। उसने इस मर्तबा भी एक क्लीन ट्रैप लिया और उसे क्लोई के मुंह के ऊपर रख दिया और आहिस्ता आहिस्ता उसका दम घोटता रहा। बार बार जब वो मरने वाली होती तब वो ये क्लीन ट्रैप हटा देता था, क्योंकि उसे लड़की को तड़पता देखते हुए मजा आता था। यहाँ रिवील होता है कि क्लोई की दोस्त का और एक और लड़की का भी मर्डर रायन ने ही किया था। वो एक साइको आदमी था। वो बार बार क्लीन ट्रैप से क्लोई का दम इसलिए घोट रहा था ताकि किसी को ये ना पता चले कि क्लोई का मर्डर किसी इंसान ने किया है। सबको यही लगे कि क्लोई ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से मारी गई है। सिंपल अल्फाज में कहें तो ये लड़का एक सीरियल किलर था, जिससे वो घोस्ट, वो एंटिटी क्लोई को बचाने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो अपने बैरियर की वजह से कुछ नहीं कर पा रही। अब वो एंटिटी क्लोई को बचाने के लिए टाइलर को उठाने का फैसला करती है, लेकिन वो टाइलर को भी टच नहीं कर पा रही थी। वो यहाँ पर चीजें भी गिरा कर टाइलर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन टाइलर तो ड्रग्स के असर से बेहोश था। वो कैसे उठता? तंग आकर वो टाइलर के कान में जोर से चीख मार देता है और टाइलर डर के उठ जाता है। जब उसे होश आया तो फौरन उसे याद आया कि रायन उसके घर पे आया था और इस टाइम वो उसके करीब नहीं था। जरूर वो उसकी बहन को कोई नुकसान पहुंचाने लगा होगा। यही सोचते हुए वो भागते हुए ऊपर गया। जहाँ जाकर उसने देखा कि रायन उसकी बहन को मारने वाला है। वो भागते हुए रायन को पकड़कर खिड़की से नीचे जंप कर देता है और नीचे गिरते ही इन दोनों की मौत हो जाती है। इस सीन के बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अब ये फैमिली घर छोड़ के जा रही है, क्योंकि इस घर ने उनके बेटे की जान ले ली थी। अपने बेटे की मौत का सबसे ज्यादा दुख रेबिका को हुआ था, क्योंकि उसने ये घर अपने बेटे के लिए ही लिया था और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अपने बेटे की मौत ने उसे तोड़ दिया था और जब वो मेंटली वीक हुई तो अब उसका कनेक्शन उस एंटिटी के साथ बनने लगा। उसने पहली मर्तबा एंटिटी को अपने घर में महसूस किया और वो 100 साल पुराने मिरर के पास चली गई, जहाँ उसे वो एंटिटी फाइनली नजर आई और उसे पता चला वो एंटिटी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही बेटा था। उसके बेटे की सोल थी जो असल में पास्ट में आई थी अपनी बहन की जान बचाने के लिए, क्लोई को बचाने के लिए। ये जानकर रेबिका चीख चीख कर रोने लग जाती है और अपने हस्बैंड और क्लोई को बताती है कि वो एंटिटी कोई और नहीं, तुम्हारा भाई था। वो टाइलर था जो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आया था। अब जैसे ही ये बात पता चल जाती है, पीछे से वो लोग तो रोने लग जाते हैं, लेकिन एंटिटी को दिखाया जाता है कि वो घर से बाहर निकल आई और बाहर आने के बाद वो ऊपर चली गई, जैसे उस सोल का मकसद पूरा होते ही उसे आज़ादी मिल गई हो और उसको आसमान की तरफ जाता दिखाते ही ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।